नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 15 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स की इस क्लास में। महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर आधारित इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कुछ पंक्तियां जो आपके लिए है। अंधेरों में भटकने वाला तारा हूँ, सप्तऋषियों का प्यारा हूँ, अंधेरों से लड़कर एक रोज चमकने वाला सितारा हूँ। तो मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा कि आने वाले समय में कोई भी मुझे इस प्रकार परेशान नहीं कर सके, इस सके झुका नहीं सके। अंधेरों से लड़कर मैं हमेशा सफलता की ओर बढ़ूंगा, ऐसी आप सभी को उम्मीद करनी है। चलिए पहले सवाल पर सीधे बातचीत हम लोग करते हैं। आपके सामने पहला सवाल क्या है, जरा मित्रा देखिएगा। पहला सवाल अगर बात करें तो योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है, इस पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है कि योग महोत्सव जो है इसका उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। क्या इसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है? क्या इसका उद्घाटन जो है वो मनसुख मांडविया ने किया है, या सर्बानंद सोनोवाल या अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है? तो आपको सही जवाब इसका देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा सर्बानंद सोनोवाल। हमारे आयुष मंत्री जो हैं, क्या है ये? आयुष मंत्री हैं, और आयुष मंत्री के द्वारा हाल ही में क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। क्या है? सहकारिता मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गृह मंत्री तो सबको पता है, लेकिन सहकारिता विभाग का ध्यान रखना। और इसके राज्य मंत्री जो हैं वो BL वर्मा जी हैं। मनसुख मांडविया हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, और चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार के इनके पास है, और ये हमारे PM हैं। तो ये सब बातें नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ये LDC हाईकोर्ट में भी पूछा जा चुका है। तो योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हमारे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे मित्रों हमारा है ट्राई अधिनियम से रिलेटेड है। ट्राई अधिनियम क्या कहता है, जरा उसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ लिखा है ट्राई अधिनियम 1997 के कितने वर्ष पूर्ण होने पर एक सेमिनार का आयोजन नई दिल्ली में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा हाल ही में किया गया, यह आपको बताना है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं, इसके साथ साथ उनके पास केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय का प्रभार भी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में इस ट्राई अधिनियम जो है इसके कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो 25 वर्ष इसके हाल ही में पूरे हुए हैं, और 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय दूरसंचार मंत्री जो हैं इन्होंने की है। तो ट्राई अधिनियम ध्यान रखना दूरसंचार से संबंधित है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को चैनलाइज करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, जरा देखिएगा। अगला सवाल है भारतीय सैन्य कॉलेज ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए, यह कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो मेरे मित्रों हमारा पहला जो है राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज जो है ये कहाँ पर स्थित है, पहली बात हमारा सवाल ये राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है वो तो अहमदाबाद में स्थित है, जहाँ पर अभी भवन का उद्घाटन किया, राष्ट्र को भवन समर्पित किया नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज जो है इसकी स्थापना 13 मार्च 1922 को हुई थी। 13 मार्च 1922 को इसकी स्थापना हुई थी मेरे मित्रों। और यहाँ पर आपसे पूछा है इसका मुख्यालय कहाँ पर है या ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पर है, तो देहरादून आपका उत्तराखंड के अंतर्गत है। देहरादून कहाँ है? देहरादून आपका उत्तराखंड के अंतर्गत है, और वहाँ पर इसकी स्थापना को 100 वर्ष अभी हाल ही में पूर्ण हुए हैं, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, कब? 2022 में, क्योंकि 1922 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, झारखंड की राजधानी यहाँ पर रांची है, और शिमला यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए जरा अगली बात करते हैं। इस मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहाँ ये उत्तराखंड जो है वो चीन के साथ सीमा बनाता है, वहीं दूसरी ओर ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, एक और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, दूसरी ओर ये उत्तर प्रदेश के साथ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। ये यहाँ का पिथौरागढ़ जगह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और नेपाल के बीच में, भारत और किसके बीच में? नेपाल के बीच में जो है वो पिथौरागढ़ में सूर्य किरण
सैन्य अभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। और यहाँ से होकर, इसकी सीमा से होकर ये काली नदी जो बहती है, उसके बहाव क्षेत्र में आने की वजह से ये खूब चर्चा में रहता है। टिहरी जिला यहाँ टिहरी गढ़वाल जो टिहरी बांध की वजह से खूब ज़्यादा चर्चा में रहता है। देहरादून यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर जो है ये मिलिट्री स्कूल जो है वो क्या है, स्थित है। हरिद्वार आपका यहाँ है, पौड़ी गढ़वाल है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, और ये सब यहाँ के ज़िले हैं। चमोली जिला है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है। और आपने चार धाम का नाम भी सुना होगा। ये चार धाम भी कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं और इंडिया के मैप में इसको देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया के मैप में और ज़्यादा आपको क्लियरिटी से नज़र आएगा ये अच्छे से। यहाँ देखिए एक और, जहाँ हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है, एक तरफ चाइना के साथ सीमा लगती है, एक तरफ नेपाल के साथ, एक तरफ उत्तर प्रदेश के साथ, और एक तरफ हरियाणा के साथ ये सीमा क्या करता है, साझा करता है। यहाँ की राजधानी क्या है, देहरादून है। और अभी हाल ही में यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी जो पार्टी है, कौन सी पार्टी है, बीजेपी पार्टी, उसको यहाँ पर क्या मिल रहा है, बहुमत मिल रहा है। और मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा, ये फैसला अब किसको करना है, दिल्ली हाईकमान को करना है। या तो चुनाव हारे हुए व्यक्ति को ही वापस मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या नया व्यक्ति भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकता है। तो चलिए ज़रा अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ज़रा देखिएगा। अगला सवाल मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री ने खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ से किया है। खेल महाकुंभ का उद्घाटन 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में कहाँ पर किया है। तो अभी हाल ही में 2 दिन के प्रधानमंत्री के अहमदाबाद यानी गुजरात के दौरे पर गए हुए थे। तो अहमदाबाद में इन्होंने क्या किया है, प्रधानमंत्री सरदार पटेल जो स्टेडियम है, सरदार पटेल स्टेडियम, उस सरदार पटेल स्टेडियम से उन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन। सरदार पटेल स्टेडियम जो है, इस स्टेडियम से इन्होंने हाल ही में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने खेल महाकुंभ का। पटना बिहार की राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, और नई दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पर आम आदमी पार्टी की जो है वो सरकार है। यूटी होने के नाते वहां पर विधानसभा की स्थापना भी की गई है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है। खेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अगला सवाल आपका क्या है, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर सवाल ये है कि भैया हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनसे संबंधित सवाल है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति पर सवाल एलडीसी में अभी पूछा जा चुका है। कमला हैरिस के बारे में, भारतीय मूल की है। जो बाइडेन ने भारतीय मूल की शेफाली राजदान दुग्गल को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है, यानी भारतीय मूल की कौन सी महिला है, शेफाली है, शेफाली राजदान दुग्गल है। इनको हाल ही में किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है, तो उस देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड में अभी हाल ही में शेफाली राजदान दुग्गल को अमेरिका का नया राजदूत जो है वो बनाया गया है। अब जरा देखते हैं कहाँ पर है नीदरलैंड और किस प्रकार की इसकी ज्योग्राफिकल जो स्थितियां हैं वो कहाँ पर पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मरे और डार्लिंग नदियाँ प्रमुखता से प्रवाहित होती है। न्यूजीलैंड ठीक ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, और नॉर्वे भी एक यूरोपीय देश है। नॉर्वे क्या है, यूरोपीय देश है। तो चलिए नीदरलैंड के बारे में देखते हैं, नीदरलैंड के मैप में क्या हमें नज़र आता है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी से साथ सीमा साझा करता है नीदरलैंड। और यहाँ पर एम्स्टर्डम जो है ये स्थान है, और यहाँ जर्मनी है, जर्मनी के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा बेल्जियम के साथ, बेल्जियम और जर्मनी के साथ सीमा लगती है। प्लस इसके साथ साथ जो आपका नॉर्थ सी है यानी उत्तरी सागर जो है, उस उत्तरी सागर के साथ सीमा इसकी साझा होती है, बेल्जियम जर्मनी के साथ। और इसके अलावा उत्तरी सागर के साथ समुद्री सीमा जो है वो टच करता है कौन सा, नीदरलैंड। यहाँ पर शेफाली को क्या किया गया, अभी हाल ही में अमेरिका का राजदूत बनाया गया। शेफाली को अमेरिका का राजदूत, और शेफाली जो है वो कहाँ की है, भारतीय मूल की है। जो बाइडेन ने इनको यहाँ पर अपना राजदूत नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिए मित्रों। यहाँ पर है कि टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए क्या है। तो इस खिलाड़ी का नाम आप सब लोग जानते हैं। अभी 2 दिन पहले खूब चर्चा में रही ये बात कि भाई टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी का, पुरुष खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा गया है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, जरा देखिए। KL राहुल है, विराट कोहली है, कपिल देव है, या ऋषभ पंत है। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों है वो ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत ने हाल ही में सबसे तेज टेस्ट मैच में, किसमें, टेस्ट मैच जो है, इस टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक
ठीक है, बनाने का गौरव जो है वो प्राप्त किया है। केएल राहुल है, विराट कोहली है, कपिल देव। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो कपिल देव के नाम था, अभी ये रिकॉर्ड किसके नाम आ चुका है, ऋषभ पंत के नाम आ चुका है। चलिए जरा आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या है। ये है पंत सबसे तेज टेस्ट 50 बनाने वाले विकेट कीपर बने, यानी भारतीय बल्लेबाज भी हैं इस तरीके से। देखिए गेंद से आपको अंदाजा हो जाएगा, यहाँ पर 28 गेंद जो है इसमें ऋषभ पंत हैं श्रीलंका के खिलाफ अपनी 50 पूरी की टेस्ट मैच में। 24 गेंद में MS धोनी ने 2006 में 34 गेंद में की थी पाकिस्तान के खिलाफ, और 34 गेंद में इयान स्मिथ जो है वो पाकिस्तान के इन्होंने भी की थी। इससे पहले कपिल देव भी ऐसा काम कर चुके हैं। 2021 के बाद से भारत के टॉप स्कोरर हैं पंत, उनके 16 मैच में 1077 रन हैं, 300 विकेट पूरे हो गए हैं बुमराह के। ऐसा करने वाले वे 12वें भारतीय बने हैं, यानी 300 विकेट पूरे करने वाले 12वें भारतीय हैं। और 8वीं बार टेस्ट की एक पारी में 5 या इससे ज़्यादा विकेट जो हैं वो बुमराह ने अभी हाल ही में लिए हैं। तो दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक सबसे ज़्यादा चर्चा का मुद्दा जो बना हुआ है आजकल वो क्या है, ज़रा देखिएगा। ये है अनुपम खेर की एक पिक्चर आई है, वो अभी हाल ही में खूब चर्चा में है और उसकी वजह से कई लोग ट्रोल भी हो रहे हैं। अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को किस राज्य ने टैक्स फ्री कर दिया? एक्स नहीं, ये टैक्स फ्री है मेरे मित्रों। क्या है ये? टैक्स फ्री है। यहाँ पर टैक्स फ्री किया है, उस राज्य का नाम बताना है। तो देखिए अधिकांश राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया है, और ये टैक्स फ्री करने वाली बात जो है वो अब खूब चर्चा में चल रही है। और राजस्थान सरकार के से भी मांग की जा रही है कि अभी इसे क्या कर दिया जाए, टैक्स फ्री किया जाए। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, इसका सही जवाब जो है वो क्या है? गुजरात है। इनमें से गुजरात है, लेकिन अधिकांश बीजेपी शासित जो राज्य हैं, बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों में इसको क्या कर दिया गया है? टैक्स फ्री कर दिया गया। चाहे उसमें उत्तराखंड हो, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में, गुजरात हो और भी अधिकांश राज्य, लगभग 7 के आसपास ऐसे राज्य हैं जहां पर इसे अभी क्या कर दिया गया है? टैक्स फ्री कर दिया गया है इस फिल्म को। और द कश्मीर जो है, इसमें कश्मीर में कश्मीरी जो पंडित थे उनका वहां से जब पलायन हुआ, आतंकवादी हमले, मान लीजिए उनके पास इस प्रकार की जातियां थी, उसका वास्तविक विश्लेषण इस फिल्म में किया गया है। और अनुपम खेर, दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में क्या किया है? यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। जहाँ पर अनुपम खेर खुद एक कश्मीरी पंडित रह चुके हैं, तो इन्होंने अपने दुख दर्द को इस फिल्म में क्या किया है? बयां किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या बातें हमारे लिए जानने योग्य है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इस फिल्म में सभी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। सारे चेहरे जो हैं इस फिल्म में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। ये द कश्मीर फाइल्स जो है, इसकी फोटो आपके सामने मैंने रख दी है। बहुत शानदार फिल्म बताई जा रही है। पहले कपिल शर्मा के शो में इस फिल्म को प्रमोट करने की बातचीत चल रही थी, लेकिन कपिल शर्मा ने मना कर दिया। उसके बाद इनकी टीम जो है प्रधानमंत्री से मिली और उन्होंने जो है वो इसके साथ फोटो शेयर की, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। इस वजह से ये फिल्म खूब चर्चा में आ गई और सब थिएटर जो हैं वो हाउसफुल इससे हो रहे हैं, चाहे सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर का हो, सारे शो इसमें हाउसफुल है। अगला सवाल देखिए मेरे मित्रों, क्या है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो देश जो है कि दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। रंजीत रथ को, सुशील चंद्र मिश्रा को, देवाशीष पांडा को, अजय भूषण पांडे को, ये चारों नाम चर्चा में। देखिए सुशील चंद्रा के स्थान पर जो मित्रों किसको बनाया गया है अभी हाल ही में, वो जरा समझिएगा। सुशील चंद्रा के स्थान पर अभी हाल ही में, सुशील चंद्रा के स्थान पर रंजीत रथ जो है, रंजीत रथ को क्या कर दिया गया है? इस स्थान पर अपॉइंट किया गया। रंजीत रथ को इस स्थान पर अपॉइंट किया गया है। दूसरी बात ये, रंजीत रथ जो है वो सुशील चंद्र के स्थान पर आए हैं। और देवाशीष पांडा और अजय भूषण पांडे के बारे में आपको 2 दिन से लगातार जानकारियां मैं पढ़ा रहा हूं कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो उसके तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? देवाशीष पांडा को बनाया गया। देवाशीष पांडा जो है वो नियामक कंपनी के, और इसके अलावा अजय भूषण पांडे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA जो है, यानी अजय भूषण पांडे जो है वो NFRA जो है इसके क्या बनाए गए? प्रमुख बनाए गए। ये क्या है? NFRA राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है, जिसके अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में हम किस नाम से जान सकते हैं? IRDAI, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो है वो किसको बनाए गए हैं? तो इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में देवाशीष पांडा को बनाया गया। इसका सही जवाब क्या है? रंजीत रथ है। रंजीत रथ को इस
देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया अभी हाल ही में। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, अभी और क्या बातें हैं इसके संदर्भ में ज़रा देखिए। ये हमारे सामने हैं भाई साहब, जिनको अभी हाल ही में ऑयल इंडिया का यानी तेल कंपनी ऑयल इंडिया का लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया। रंजीत रथ साहब इनका क्या है, नाम है रंजीत रथ। ये साहब हैं रंजीत रथ है, रथ पर चढ़कर रणजीत जी कहाँ जाएंगे, ऑयल इंडिया के पास जाएंगे ऑयल लेने के लिए। चलिए जरा अगली बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने जो है वो किससे रिलेटेड है, जरा देखिए। यहाँ है जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह बात भी हमारे लिए जानने लायक है कि जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरा संस्करण जो है इसका आयोजित किया गया, और इस आयोजन में किस मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जिसके मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। कौन है, गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह इस मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं। गृह मंत्रालय में अमित शाह हैं। आपको ये बात हजारों बार आज तक बताई जा चुकी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है। क्या है, स्मृति ईरानी लिख देता हूँ मैं, स्मृति ईरानी जो है इस मंत्रालय के मंत्री है। रक्षा में राजनाथ सिंह जी हैं। क्या है, राजनाथ सिंह जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का हाल ही में क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल चार धाम परियोजना से संबंधित है। चार धाम परियोजना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब जो हैं ये आपके चार धाम के नाम से जाने जाते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चार धाम परियोजना में जुड़े हुए स्थान है। इस समिति का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया, यू ललित का, AK सीकरी को, DY चंद्रचूड़ को, रंजन गोगोई को। ये रंजन गोगोई साहब हमारे पूर्व में मुख्य सचिव रह चुके हैं। AK सीकरी इसका सही जवाब होगा, और यू ललित जो है वो मेरे मित्रों राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जो है, क्या है, नालसा, ये नालसा के क्या हैं भैया, अध्यक्ष हैं। नालसा के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना यू ललित है, ये आपको बता दिया जा चुका है। ठीक है, ये है आपके AK सीकरी को चार धाम परियोजना, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री और गंगोत्री स्थानों को शामिल किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। चार धाम परियोजना का संबंध AK सीकरी को उस समिति का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया। चलिए मित्रों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। झूलन के नाम विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का, यानी महिला विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जा रहा है, आपको पता है। और सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने का जो श्रेय महिलाओं में भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम है, और इन्होंने ये कारनामा जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया। 40 विकेट सर्वाधिक झूलन के विश्व कप में है 31 मैच में। 39 विकेट ऑस्ट्रेलिया की लेनेट फुलस्टन के नाम हैं अब से पहले। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ साइंस के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में मेरे मित्रों। पहला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। इनमें से कौन सा रोग है जो वेरिसेला जोस्टर नामक, ये सब सवाल जो मैं आपको करा रहा हूँ अन्य महत्वपूर्ण सवाल, ये सब परीक्षाओं में आ चुका है। वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है किस वेरिसोला वायरस के कारण होता है, तो इसमें सही जवाब जो है वो पोलियो है, या चेचक है, या रेबीज है, या हेजा है। इनमें से कौन सा इसका सही जवाब है, आपको ये बताना है। तो मेरे मित्रों इसका सही जवाब होगा चेचक। चेचक जो है वो वेरिसेला जोस्टर के कारण होने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग इनमें से एक ही है, अस्थमा है, या खसरा है, या सकरवी है, या मधुमेह है। तो इसमें खसरा जो रोग है ये क्या है, एक संक्रामक रोग है। अस्थमा, सकरवी और मधुमेह जो है ये सब संक्रामक रोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर जो है वो क्या है, जरा पढ़िए। एक व्यक्ति, युवा व्यक्ति में HIV जो है एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक का अधिकांशतः संबंध जिससे है उसका आपको नाम बताना है। यानी युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंधित है, वो आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखिएगा क्या है यहाँ पर, दीर्घकाल से स्थित पीलिया और दीर्घकालीन यकृत रोग कारण हो सकता है। क्या तीव्र अरक्तता कारण है, या दीर्घ प्रवाही का कारण है, या दीर्घ स्थायी सिरोवेदना, यानी लंबे समय से अगर सिर में वेदना हो रही है, लंबे समय से सर में दर्द हो रहा है, तो इस प्रकार का सबसे उपयुक्त कारण इसमें माना जाता है। ये सवाल जो है वो CDS 2011 की परीक्षा में आया हुआ है, CDS 2011 की परीक्षा में आया। बाकी सारे सवाल मैं आए हुए यहाँ आपको करवा रहा हूँ। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति आरंभ की गई।
टेस्ट एंड ट्रीट नीति जो है वो HIV के लिए क्या की गई थी, HIV जो है इसके लिए HIV के लिए शुरू की गई थी। और HIV एक किससे ग्रसित रोग है, तो वायरस जनित रोग है। ये किससे जनित रोग है, ये एक वायरस जनित रोग है मेरे मित्रों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। HIV एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होती है, जो किस प्रकार का विषाणु है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो HIV वायरस है वो किस प्रकार का वायरस है, रिट्रो वायरस है या लेंटर वायरस है या अर्बो वायरस है या प्रतिरक्षा वायरस है। किस प्रकार का वायरस है जो HIV का वायरस है, वो इसका सवाल आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है HIV वायरस एक क्या है, रिट्रो वायरस की श्रेणी में आता है। ये ध्यान रखना, रिट्रो वायरस की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है। यानी DNA और RNA में से कौन सा है जो एड्स के वायरस यानी HIV जो वायरस है उसका मूल कारक है, इनमें से वो आपको जवाब देना है सही से। एक रज्जुकवर्तीय DNA, द्विरज्जुकवर्तीय DNA, एक रज्जुकवर्तीय RNA, द्विरज्जुकवर्तीय RNA। तो इसका सही जवाब है एक रज्जुक जो है वो एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं वो RNA है। ध्यान रखना, ये किस HIV जो है वो किस आधारित वायरस है, RNA आधारित वायरस है। और अगर आपसे कोविड के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, द्विस्ट्रेन या द्विरज्जुक जो है वो DNA वाला है। ठीक है, ये बात परीक्षा में आ चुकी है, पहले भी कोविड-19 के बारे में इससे पहले पूछा जा चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिए। अब इतिहास से रिलेटेड कुछ सवाल जो हैं वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं, तो आप लोग उनको भी जरा देख लीजिएगा। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है, अग्नि को, इंद्र को, मित्र को, इनमें से कौन सा देवता है जिसको समर्पित है। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों है अग्नि। अग्नि देवता को समर्पित है ऋग्वेद का प्रथम सूक्त जो है वो वाला। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद तो आपका ऋग्वेद है मेरे मित्रों। क्या है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है इसमें से। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है आपके सामने। यहाँ पर ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र किया गया है। तो सरस्वती नदी का ऋग्वेद में जिक्र किया गया है, जिसको सबसे पवित्र नदी मानी गई है। यहाँ पर पूछा गया है ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऋग्वेद क्या है, ये कई परीक्षाओं में आ चुका है। स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, यह युद्ध ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ऋग्वेद एक स्रोतों का ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। ऋग्वेद एक क्या है, स्रोतों का ग्रंथ है। इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मेरे मित्रों अभी की क्लास में हम लोग थोड़ी बात इतनी ही करेंगे। अगली क्लास में फिर कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। फिर मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।